दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाए हैं मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए मैथ के टॉप 25 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आपको बताना है सहअभाज्य संख्या का मोसो कितना होता है। दोस्तों, सहअभाज्य संख्या का मोसो कितना होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जब दो संख्याओं का मोसो, जब किसी भी दो प्राकृतिक संख्या का मोसो एक हो जाए तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, सहअभाज्य संख्या का जो मोसो होता है वो कितना होता है? एक होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा अभाज्य संख्या की परिभाषा। दोस्तों, वे सभी संख्याएं जो एक का पहरा में आए और खुद का पहरा में आए, अर्थात वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, बाय ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, 13। दोस्तों, 13 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 एक से कटेगी और खुद 13 से कटेगी। बाकी जो संख्या इसमें दिख रहा है ये सभी एक और खुद के अलावे भी कटेगी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है? दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो सुनिए ध्यान से। वैसी संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए, रूट से बाहर निकल जाए तो परिमेय, रूट से बाहर ना निकल पाए तो अपरिमेय। ध्यान से सुनिएगा, रूट से बाहर निकल जाए तो परिमेय, रूट से बाहर ना निकल पाए तो अपरिमेय। देखिए ऑप्शन को। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रूट 17। दोस्तों, रूट अंडर 17 ये रूट से बाहर नहीं निकलेगी। बाकी रूट अंडर 100 ये निकल जाएगा 10। आगे देखिए रूट 4 का 2 निकल जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, रूट 16 है और इसका 4 निकल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूट अंडर 17 एक अपरिमेय संख्या है, बाकी सभी परिमेय है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है? दोस्तों, अभी हम आपको तुरंत बताए थे परिमेय संख्या क्या होता है, जो रूट से बाहर निकल जाए। जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय, जो रूट से बाहर ना निकले वो अपरिमेय। देखिए ऑप्शन में ध्यान से। दोस्तों, यदि हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में है रूट अंडर 144। दोस्तों, रूट अंडर 144 को यदि हम तोड़ेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा आपका कितना, तो 12। दोस्तों, 12 का वर्ग होता है 144, रूट अंडर 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। तो ये रूट से बाहर निकल गया, इसीलिए ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। बाकी जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, कुछ कुछ निकलेगा, कुछ कुछ अंदर में ही रह जाएगा, तो ऐसे में भी वो अपरिमेय हो जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए, बोल रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। दोस्तों, आपको बताना है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो सुनिएगा ध्यान से। आपको इसमें क्या करना है, 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको देखना है कि 2 कितनी बार आती है, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए,
144 को हम लिख सकते हैं 12 गुना 12। 144 को लिख सकते हैं हम 12 गुना 12। फिर 12 को लिख सकते हैं हम 4 गुना 3, 4 तिरिके 12। और फिर इस 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4 तिरिके 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए इस 4 में 2 2 आएंगे, इस 4 में 2 बार 2 आएंगे, तो अर्थात 2 बार 2 इसमें आएंगे, 2 बार 2 इसमें आएंगे, तो टोटल कितने 2 आएंगे? तो 4। इसका मतलब हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात 4 होगा, अर्थात 2 4 बार आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों tan 60 डिग्री का मान बताना है, तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए √3। दोस्तों tan 60 का मान √3 होता है, आप इन्हें याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो सुनिए ध्यान से। वर्ग चिन्ह बराबर जो आपका सूत्र होता है वो होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। दोस्तों यहाँ पे जो पहले है इसको बोलेंगे हम लोग निम्न सीमा, जो बाद में है उसको बोलेंगे उच्च सीमा। वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, यानी आपको निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा दोनों को जोड़ देना है, बटे 2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप खुद जोड़ लीजिए, 15 और 25 कितना होगा? 15 और 25 आपका 40 हो जाएगा। 40 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? बी आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अर्थात 20। ठीक है, बी मतलब 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, फिर बोल रहा है 8 से 11 में वर्गों की लंबाई होगी। दोस्तों वर्गों की लंबाई का मतलब आपको याद रखना है कि बीच का अंतर, बीच का अंतर, यानी इसमें जो ये वर्ग की मतलब वर्ग दिया हुआ है वर्ग अंतराल 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, ये वर्ग अंतराल दिया है। अभी हम जो पीछे क्वेश्चन देखे थे वर्ग अंतराल में पूछा था आपको वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ दिए थे, बटे 2 से भाग दिए थे। यहाँ पे आपको वर्गों की लंबाई पूछ रहा है, यानी बीच का अंतर पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3। आपका राइट आंसर होगा 3। यहाँ पे ऑप्शन में 3 कहीं पे नहीं दिया गया है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका सही जवाब होगा 3। ठीक है, इसमें 3 3 का अंतर है, अर्थात 3 3 करके बढ़ रहा है, तो वर्ग की लंबाई हो जाएगा 3। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि रेखा प्रतिच्छेदी है, यदि रेखा प्रतिच्छेदी है तो हलों की संख्या होगी। दोस्तों यदि रेखा प्रतिच्छेदी है तो हलों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। सुनिए ध्यान से, यदि रेखा प्रतिच्छेदी होगा, कहने का मतलब ये है कि एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, यही तो हुआ प्रतिच्छेदी रेखा। यानी जब एक रेखा किसी अन्य रेखा को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या टच करती है तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो एक बिंदु पे टच किया, कितना बिंदु पे टच किया? एक बिंदु पे टच किया, इसीलिए इसका एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा, और एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यदि रेखा समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? यदि रेखा समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? सुनिए ध्यान से, रेखा समांतर हो तो समांतर रेखा किसे कहते हैं? दोस्तों ऐसी दो रेखा जो आपस में कभी ना मिले, ऐसी दो रेखा जो आपस में कभी ना मिले और जिसकी बीच की दूरी समान हो उसे बोलते हैं समांतर रेखा। तो दोस्तों ये समांतर रेखा एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही है किसी बिंदु पर, तो इसका हल कहाँ से होगा? तो दोस्तों इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोई हल नहीं। जितना बिंदु पर कट करेगा उतना हल होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि रेखा समपाती हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों यदि रेखा समपाती हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, सुनिए ध्यान से। समपाती रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्तों दो ऐसी रेखा जो रेखा के ऊपर रेखा हो, यानी दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर हो, उसे बोलते हैं समपाती रेखा। ये एक रेखा हो गया, इसी के ऊपर एक रेखा और हो गया, यानी रेखा के ऊपर रेखा हो तो उसे बोलते हैं समपाती। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? अनंत बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। तो इसका हल कितना होगा? अनंत हल होगा, अर्थात अनेक हल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। AP 10,7,4 ... का 30वां पद होगा। दोस्तों आपको एक AP दिया गया है और इसका 30वां पद आपसे पूछा गया है। आप AP चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, यदि आपको 30वां पद पूछे तो आपका फॉर्मूला हो जाता है A+29D। याद आया कुछ? आपको यदि 30वां पद पूछे तो A+29D, यदि 10वां पद पूछे तो A+9D, यही तो होता है। अब A कहाँ से आएगा? तो दोस्तों पहला पद जो होता है शुरू वाला, ठीक है, शुरू वाला पद को, प्रथम पद को A बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा A का मान 10 + 2 गुना D। D का मान कहाँ से आएगा? तो दोस्तों बीच का अंतर निकालिए, आगे वाला में से पीछे को घटाइए, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटाइए, आपको D मिल जाएगा। तो आप 7 में से 10 को घटाइए, यदि आप 7 में से 10 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? -3। क्या निकलेगा? -3 आ जाएगा। अब इन्हें हल कर लीजिए। देखिए 2 गुना -3 करेंगे, कितना हो जाए, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 29 होगा ना, यहाँ पे 29 होगा। तो दोस्तों 29 गुना -3 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, आप एक बार करके देखिए, आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए 9 × 27 की कितना होगा, 9 × 27 की 7 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूनी कितना होगा, 6, 6 2 कितना हो जाएगा, 8, यानी हो जाएगा आपका कितना, 87। माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में 87 होगा और प्लस में 10 है, इसको हल करेंगे तो -77। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये भी क्वेश्चन आपका AP से है। प्रश्न है AP 2,7,12 ... का 10वां पद क्या होगा। दोस्तों आपको यहाँ पे 10वां पद पूछा है, तो 10वां पद पूछा है तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा A+9D, A+9D, ठीक है। जितना बोलेगा, जौन सा पद बोलेगा उसमें से एक कम करके लिखना है। आपको पूछा है 10वां पद तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला A+9D। अब A का मान क्या होगा, तो शुरू वाला हम अभी बताएं ना, प्रथम पद A होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे A, अर्थात 2 + 9 गुना D। D कहाँ से निकलेगा, तो आगे वाली संख्या में से पीछे वाली को घटाइए, तो 7 में से 2 को घटाएंगे, कितना होगा, 5। इसको हल कर लीजिए, 9 × 5 = 45, 45 2 47। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। y अक्ष से दूरी, किसी भी बिंदु का y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, ये आपको पूछा गया है। तो ध्यान से सुनिए, आपका कोई जो बिंदु का निर्देशांक होता है वो होता है x, y। किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, y होता है, जिसमें आपको x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। x को बोलते हैं भुज, y को बोलते हैं कोटि। बस आपका सवाल चुटकी में बन जाएगा। देखिए y अक्ष से दूरी पूछा है ना, तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तो ये रहा y से दूरी क्या कहलाएगा, x कहलाएगा। अर्थात x को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं या फिर x निर्देशांक कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। y से कौन दूर है, कितना दूर है, तो x दूर है ना। y से आपको देखना है दूर, y से दूर x हो जाएगा, अर्थात x निर्देशांक हो जाएगा। यदि ऑप्शन में भुज रहता तो भुज भी सही हो जाता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है बिंदु x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। फिर उसी प्रकार का सवाल आ चुका है, बिंदु x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। तो दोस्तों अभी आपको हम बताएं कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y होता है, x, y होता है। अब आप इन्हें ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि x अक्ष से दूरी, तो अभी आपको इधर से देखना, इधर, ठीक है। तो x से दूरी कौन है, y है, तो y हो जाएगा,
अर्थात y निर्देशांक ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि ऑप्शन में कोटि रहता तो कोटि भी सही हो जाता, क्योंकि आपको पता है x को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है बिंदु -8,6 किस पाद में है? -8,6 किस पाद में है? तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, ना पेन चलाना है, ना कुछ करना है, आप देखते देखते आंसर बता देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। दोस्तों प्रथम चतुर्थांश में जो होता है आपका दोनों चिन्ह प्लस प्लस में होगा। प्रथम चतुर्थांश में दोनों चिन्ह प्लस प्लस में होगा, और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस का चिन्ह आता है, माइनस प्लस का चिन्ह द्वितीय में आता है। तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है, माइनस माइनस का चिन्ह आता है तृतीय चतुर्थांश में। उसके बाद आपको और एक बात याद रखना है कि चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस, और चतुर्थ चतुर्थांश में जो है आपका प्लस और माइनस का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे होगा पहले प्लस और फिर होगा माइनस, ठीक है, यानी प्लस माइनस हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। अब आप इनके अनुसार देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। तो दोस्तों बिंदु -8 और 6, तो पहले माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस किस में है? बी में है, अर्थात द्वितीय पाद में होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, देखिए आप इन्हें ध्यान से। बोल रहा है बिंदु -3, -5 किस पाद में है? तो दोस्तों दोनों माइनस में है, ये तृतीय पाद में हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि बिंदु 1,5 किस पाद में है? तो दोस्तों दोनों प्लस में है। प्लस प्लस किस में होता है बताइए? प्लस प्लस प्रथम में होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है कि 9 दोनों में है, यदि आप 9 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 गुना 9 करेंगे क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और यहाँ पे दोनों में 9 था तो 9 को कॉमन ले लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है आपके सामने कि यदि tan a बराबर √3 तो a का मान होगा, अर्थात tan थीटा बराबर आपको दिया है √3, तो आपको थीटा का मान पूछा है। तो दोस्तों आपको ये सोचना है कि tan कितना का मान जो है आपका √3 होता है, ठीक है। तो अभी हम आपको पीछे बताए थे tan 60 का मान √3 होता है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए आगे प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों आपको परिधि दिया है, त्रिज्या पूछा है। दोस्तों वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2πr, 2πr, ठीक है। तो आपको यहाँ पे परिधि दिया है 44 मीटर, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 44 मीटर। अब यहाँ 2 से काट दीजिए, 44 को 22 बार में कट जाएगा। उसके बाद फिर ये जो आपका है पाई का मान, तो पाई का मान 22/7 होता है, उस पार जाएगा तो आर का मान हो जाएगा, यहाँ तो इधर 22 बचा, गुना 7 जाएगा ऊपर, 22 आएगा नीचे, पाई का मान रखिए, 22 कट जाएगा यानी 7 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यानी 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 7 मीटर। आप इसे खुद से भी हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो त्रिज्या का अनुपात होगा। दोस्तों जब कभी आपको क्षेत्रफल का अनुपात देकर त्रिज्या का अनुपात पूछे, आपको रूट चढ़ा देना है। दोस्तों रूट अंडर कर देंगे हम 4.1 कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया है उस पे रूट चढ़ा देंगे तो त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा, और त्रिज्या के अनुपात पे स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। आप इसे सोल्व कर लीजिए। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, यानी 2:1 होगा। ऑप्शन बी सही होगा, 2:1 हो जाएगा। यदि आपको त्रिज्या का अनुपात देगा 2:1 और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अर्थात आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वर्ग का विकर्ण 16√2 cm है तो भुजा होगा। किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो भुजा क्या होगा। दोस्तों वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आप बताइए। वो होता है आपका भुजा√2। वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है भुजा√2 और इसी का मान दिया है 16√2 दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से a बराबर लिखना है, यहाँ होगा 16√2, अब बटे में आ जाएगा ये √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, a का मान अर्थात भुजा का मान क्या हो जाएगा 16। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इस प्रश्न में जान नहीं है लेकिन पहचान है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वृत्त का परिधि होता है 2πr, इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है आपके सामने कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 3πr² होता है। 3πr² होता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों अभी हम देखें टॉप 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का, जो आपके मैट्रिक एग्जाम में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। अभी आप एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए हमें कमेंट में। दोस्तों कमेंट में आप इनका जवाब जरूर लिखिएगा ताकि हमें ये पता चले आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और लास्ट तक आप देख रहे हैं। प्रश्न है आपके लिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें जो सही है उन्हें कमेंट में छाप दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।